10 मार्च 2023 आज की देश विदेश की कई अहम अपडेट हैं। कुछ से आपको वाकिफ़ कराते हैं। एक अहम खबर सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों को लेकर के है, क्योंकि आपस में दोनों मुल्कों के दरमियान काफ़ी वक्त तक तनावपूर्ण ताल्लुकात रहे। दरमियान में इनमें काफ़ी सुधार आया और दोनों मुल्कों के दरमियान लंबे वक्त से इराक के अंदर कई दौर की बातचीत जारी थी। इस बातचीत में चाइना, रूस और पाकिस्तान और तुर्की, ये तीनों मुल्क अहम रोल अदा कर रहे थे, साथ ही कतर इसमें शामिल था। अब इसके नतीजे सामने आ रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान 7 साल बाद कूटनीतिक संबंधों की बहाली पर सहमत हो गए हैं। ये सहयोग के अन्य समझौते पर भी अमल करेंगे। ऐसा एक जो अपडेट है वो चाइना से आ रही है। चीन के अंदर सऊदी अरब और ईरान के जो उच्च स्तरीय नेता हैं उनकी आपस में मुलाकात हुई और दोनों ने साझा सहमति इस पर चीन की मौजूदगी में जाहिर कर दी है कि अब हम दोनों मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे और आगे इन रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। जानकारी के मुताबिक चीन में हुई वार्ता के बाद दोनों देशों की ओर से ये घोषणा की गई है। दोनों पक्षों ने इस प्रक्रिया में चीन के योगदान की भी सराहना की है। साल 2016 में तेहरान स्थित सऊदी अरब दूतावास पर हमले के बाद से ही सऊदी अरब और ईरान के बीच कोई औपचारिक संबंध नहीं रहे थे। तेहरान में सऊदी अरब पर यह हमला सऊदी अरब में एक शिया मौलवी थे, उनकी मृत्युदंड दी जाने के विरोध में हुआ था। सऊदी अरब पारंपरिक रूप से अमेरिका के करीबी रहा है, जिसके ईरान और चीन से अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। यमन में गृह युद्ध में सऊदी अरब और ईरान ने अलग अलग पक्षों का समर्थन किया था। इन्हीं चीज़ों को लेकर के आपस में इन दोनों मुल्कों के दरमियान काफ़ी वक्त से तनाव था, जो अब पूरी तरह से एक तरह से डाइल्यूट हो गया, ख़त्म हो गया। और इस जो आपस में दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छे से रिश्ते बने हैं, इसमें चाइना के साथ साथ रूस की बहुत अहम भूमिका है। चीन चूँकि ईरान के अंदर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहीं चाइना को सऊदी अरब की भी ज़रूरत है। तो इसलिए अब दोनों मुल्कों में आपस में दुश्मनी हो, उनसे दोस्ती कैसे होगी, इसलिए चाइना को न ईरान और सऊदी अरब के दरमियान किसी तरह का मनमुटाव नहीं चाहिए था। इसलिए उसने ये दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते बेहतर करवाने में काफ़ी मदद की और दोनों के दरमियान अब ये रिश्ते लगभग अच्छे हो गए हैं। जाहिद अहमद एक ट्विटर यूज़र हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, ईरान एंड सऊदी अरब एग्री टू री एस्टैब्लिश टाइज। वहीं एक खबर और है, यह खबर जर्मनी के शहर से है। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में चर्च पर गोलाबारी हुई है और इस एक तरह से ये आतंकवादी हमला है, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है और 30 लोग, तकरीबन 30 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक हमलावर एक अर्थशास्त्री है जिसका नाम डी फिलिप है। जानकारी जो जर्मनी से हासिल हुई है उसके मुताबिक जो गोलाबारी हुई है उसमें जर्मन पुलिस ने कहा कि एक इमारत में गोलाबारी की घटना हैम्बर्ग नगर में के इलाके में घटी और ये गुरुवार रात यानी जुमेरात को, बीती रात को हुई है। बताया जाता है कि आक्रमणकारी ने कई मिनट तक लगातार गोलाबारी की। फायरिंग की जानकारी के बाद जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उसको वहां पर गोली चलने की आवाज़ें सुनाई दी। घटनास्थल पर एक शव मिला, जिसके बाद ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है ये आक्रमणकारी का यानी हमलावर का शव हो। फिलहाल हमले के कारण क्या वजह रही, इसकी कोई जानकारी पुलिस को भी नहीं है और किसी को भी नहीं है। फिर से एक बार बता दें कि जो हमलावर है वो, उसका नाम डी फिलिप है और ये हमला चर्च पर हुआ है और वहाँ भारी गोलाबारी इसने की। कई राउंड, करीब 50-60 से ज़्यादा राउंड गोलियाँ वहाँ चलाई हैं और 30 से ज़्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं। इसमें से अभी तक जानकारी के मुताबिक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। जाहिद अहमद ने ही ट्वीट कर एक जानकारी दी है, एटलीस्ट 30 पीपल शूट एट चर्च इन हैम्बर्ग, जर्मनी। गनमैन हु ओपन फायर एट जर्मन चर्च बिलीव टू बी अमॉन्ग द डेड।
पुलिस सेज। वहीं इजाज अहमद एक ट्वीट में और लिखते हैं डेट टोल राइज टू 8। और भी कई सारे लोगों ने यहाँ पर ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। तो जर्मनी में जो हमला हुआ है, जान लें कि ये एक बहुत ही बड़ा हमला है और हमलावर की शायद उसमें मौत हो गई है। वहीं एक खबर भारत से भी है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व सांसद हैं, उन्होंने जो अभी इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर एक नेता की हत्या हुई है, उसको लेकर के अतीक अहमद जो कि इस वक्त गुजरात की जेल में बंद है, उनको आरोपी बनाया गया। तो अतीक अहमद को लेकर के भाजपा के पूर्व सांसद, ये सांसद हरि नारायण राजभर हैं, इन्होंने कहा है कि अतीक अहमद को जेल से निकालकर पुलिस मुठभेड़ में मार देना चाहिए और जो भी पुलिस अधिकारी ऐसा काम करेगा वो उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। अब चूँकि ऐसा मालूम हो रहा है कि किसी तरह के कानून की या अदालत की या किसी की ज़रूरत नहीं रही है, सीधे सीधे जो गन का कानून है उससे काम लिया जाए। रिपोर्ट कुछ इस तरह से, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर ने रविवार को एक बेहद विवादित बयान में कहा कि माफिया राजनेता अतीक अहमद को जेल से निकालकर पुलिस मुठभेड़ में मार डालना चाहिए और जो भी पुलिस अधिकारी ये काम करेगा उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। एक और जहां पुलिस का कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई हैं, वहीं विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इस पर आशंका जताई है। प्रयागराज में पिछले महीने उमेश पाल और उसके 2 अंगरक्षकों की एक हमले में हत्या कर दी गई थी, जिसमें ये घोसी से पूर्व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने पत्रकारों से ये बात कही कि अतीक अहमद ने जेल में रहते हुए षड्यंत्र करके उमेश पाल और उसके 2 अंगरक्षकों की, सुरक्षा कर्मियों की हत्या कराई है। अतीक अहमद ने सैकड़ों लोगों की हत्या की है, गरीबों की ज़मीनों पर जबरन कब्जे किए हैं। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद को आज मुठभेड़ में मारे जाने का भय है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल सभी शूटरों का एनकाउंटर होना चाहिए। अब कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, अदालतों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का नाम कहीं से किसी भी मामले में आता है तो उसको बाहर ही या तो जनता अपने हिसाब से कार्रवाई करके, जो बनाना रिपब्लिक में होता है उस तरीके से, जंगल का जो कानून होता है उस तरीके से या तो वो सज़ा दे दे या फिर पुलिस के ज़रिए उनको निपटारा कर दिया जाए। बकौल सांसद कुछ इसी तरह का, पूर्व जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस तरह की बात कहना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बहुत गंभीर हैं। एक अपडेट उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी और भी है। इसमें जो इनामी शूटर है उमेश पाल हत्याकांड में, साबिर, उसके भाई का शव खेत से बरामद हुआ है। ये बीती रात की घटना है। जानकारी के मुताबिक शव के ऊपर बर्बरतापूर्वक पीटे जाने के निशान होने की भी चर्चा है। खबर कुछ इस तरह से कि उमेश पाल हत्याकांड केस से जुड़े 2.5 लाख के इनामी शूटर साबिर के भाई की संदिग्ध हालत में शव बरामद हुआ है। शूटर साबिर का भाई जाकिर का शव कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र में मिला मोहम्मदपुर गांव के एक खेत में लावारिस हालत में यह शव बरामद हुआ है और इस पर कुछ जगह चोट के निशान भी हैं। साबिर के चचा शमशुद्दीन और बहन ने शव की शिनाख्त की है। जानकारी के मुताबिक साबिर और जाकिर प्रयागराज के पुरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के मड़िया हीर इलाके में के रहने वाले हैं। उमेश पाल शूट आउट केस में नाम सामने आने के बाद से साबिर लगातार फरार चल रहा था और उस पर 2.5 लाख रुपए का नाम घोषित किया हुआ था। साबिर के भाई जाकिर को 8 साल पहले पत्नी के कत्ल के केस में जेल भी भेजा गया था। यहाँ एक ट्विटर यूजर हैं दिनेश शुक्ला, उन्होंने भी इसी खबर से जुड़ा हुआ एक जानकारी शेयर की है ट्विटर पे। वो लिखते हैं, कौशाम्बी प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर के भाई जाकिर की लाश मिली है। बृहस्पतिवार की शाम पुलिस ने लावारिस हालत में लाश बरामद की है। पुलिस के मुताबिक लाश की पहचान
उसकी बहन ने की है। जाकिर प्रयागराज के मरिया हीड गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं एक परवेज अहमद यूज़र है ट्विटर पर, उन्होंने भी इसको लेकर के एक जानकारी शेयर की है। उनके मुताबिक उमेशपाल हत्याकांड में आरोपी शूटर साबिर के भाई जाकिर का शव कोकराज के महमूदपुर गांव के एक खेत में मिला। बर्बरतापूर्वक पीटे जाने के निशान होने की चर्चा। चाचा शमशुद्दीन ने शनाख्ती कयास चर्चा और अफवाहों पर नियंत्रण को पुलिस सक्रिय है। तो ये अभी जो हमने आपको बताया 4 अहम खबरें। इसके अलावा भी देश दुनिया की बहुत सारी खबरें हैं। एक और छोटी सी अपडेट है, वो आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने आज एक ट्वीट कर जानकारी शेयर की है कि 14 मई को तुर्की में पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे। और ये उन्होंने जो इसमें लिखा है 14 मई प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट इलेक्शन डे। तो तुर्की में चूँकि अभी भूकंप आया था, भूकंप में बहुत भारी जान माल का नुकसान हुआ है। वहाँ तुर्की के अंदर ही 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें भूकंप में हुई थी, जबकि पड़ोसी मुल्क सीरिया में ये तादाद 10,000 से ऊपर बताई जाती है। कुल मिलाकर के दोनों मुल्कों में, सीरिया और तुर्की में, जो भूकंप आया था उसमें 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई थी और कई लाख इमारतें इसमें ढह गई थी। वहाँ पर अभी भी रिलीफ के और रिहेबिलिटेशन के और बचाव के काम जारी हैं। अभी जो इमारतें गिरी थी उनकी भी पूरी तरह से तलाशी वगैरह का काम वहाँ किया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तीसरी जंग न्यूज़। फिर आपसे अपील है कि अगर हमारी ख़बरों में कहीं आपको किसी तरह की कोई कमी नज़र आती है, कोई गलती नज़र आती है, तो मेहरबानी करके उसे बताएं। कमेंट बॉक्स में आप हमको ट्वीट कर बता सकते हैं। आपका शुक्रिया।明确了改善关系的路线与目的，我是这样的，为双方的后续合作打下了坚实基础。中国支持下与双方按照达成的协议，迈出改善关系的前提，并用耐心、智慧开创共同的未来。Digga, was geht ab? Hä? Der Typ da beim Fenster. Da. Hä? Digga, der chillt einfach, tut so, als wäre nix. אימא'לה, זה מהחדר שלי, אימא'לה. מישהו שוכב על הרצפה. אומייגאד, אומייגאד, אומייגאד. אומייגאד, אומייגאד. אומייגאד. מישהו מת. Das ist hier in Alsterdorf in der Straße Delböge. Hier gab es eine Schießerei. Anzahl der Täter unbekannt. Mindestens 15 bis 16 Verletzte. Aktuell ist der Sachstand 6 Tote. Die Hintergründe sind noch unbekannt.
Es soll sich wohl bei dem Objekt, in dem geschossen wurde, um einen Saal der Zeugen Jehovas handeln, aber auch das ist noch nicht bestätigt. Inzwischen sind über 20 Rettungswagen vor Ort gewesen. Polizei ist mit etlichen Streifenwagen dort. Das SEK ist aktuell im Gebäude.